स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद श्रीलंका में सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनने तक रानिल विक्रमसिंघे रहेंगे श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति। देश में नेशनल हाईवेज के निर्माण के लिए बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर लौटी सरकार। पिछले एक दशक में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत दिए गए थे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की दिक्कतों के चलते सरकार को लेना पड़ा फैसला। और जनता तक सरकारी योजनाओं की खासियतें पहुंचाने के लिए इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू। शिक्षा मंत्रालय 3 महीनों में आयोजित करेगा कई सेमिनार। अलग अलग मंत्रालयों की योजनाओं को भी दिखाने की रहेगी कोशिश। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अमृत उपाध्याय 007 चैनल पर जाइए, उस पर आपको ये PDF मिल जाएंगे। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार राजपक्षा गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति होने के साथ वह फिलहाल श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, यानी ऐसी सरकार जिसमें विपक्ष को भी मौका मिलेगा। गौरतलब है कि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के चलते लोग यहां की सरकार के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से बराबर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनके चलते आज भी श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। श्रीलंका में मौजूदा हालातों के लिए सरकार के आर्थिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। देश में खाने पीने की वस्तुएं और तेल गैस की कीमतें आम लोग की जद से बाहर जा चुकी हैं। आर्थिक संकट को देखते हुए IMF की टीम ने भी श्रीलंका का दौरा किया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि शर्तों के आधार पर शायद ही IMF कोई मदद दे पाए। श्रीलंका में आर्थिक संकट तब बढ़ता नजर आया जब 2019 के इलेक्शन में राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर टैक्स रेट में कमी का ऐलान किया। इसी दौरान इसके कुछ महीनों बाद ही कोविड का दौर शुरू हो गया। आंतरिक हालातों और कोविड के चलते यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, जो कि यहाँ की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाता है। 2021 में सरकार ने सभी केमिकल फैक्ट्रीज पर बैन लगा दिया, जिसका असर उर्वरक और फिर फार्म सेक्टर पर देखा गया। चावल की पैदावार भी कम हो गई, जिसका एक्सपोर्ट भी कम होता गया। इन सभी बातों के चलते श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व गिरता गया। दूसरी तरफ श्रीलंकाई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीन को बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट दे रही थी। चीन की तरफ से श्रीलंका को बड़ी ब्याज दरों पर उधार दिए गए, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट तैयार हुए उनसे मुनाफा नहीं हुआ, लिहाजा श्रीलंका उधार चुकाने की हालत में नहीं रहा। हम्बनटोटा पोर्ट भी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे चीन को लीज पर देना पड़ गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क निर्माण में मौजूदा PPP मॉडल को बदलने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि NHAI इसके लिए अब पहले वाले बॉट यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को फिर से शुरू करेगा। बॉट मॉडल को करीब एक दशक पहले तक रोड प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन इसे बाद में धीरे धीरे कम कर दिया गया। सरकार ने पिछले 10 सालों में बॉट मॉडल की जगह EPC मॉडल और HAM मॉडल को बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया है। EPC मॉडल और HAM मॉडल को समझने से पहले एक नज़र बॉट मॉडल पर डालते हैं। बॉट मॉडल में प्रोजेक्ट को डिजाइन करने, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने और उसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है। पब्लिक सेक्टर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान कंसेशन भी देता है। प्राइवेट सेक्टर अपने इन्वेस्टमेंट को उस प्रोजेक्ट से मिलने वाले चार्जेस या टोल टैक्स आदि से वसूलता है। इसके बाद प्रोजेक्ट को फिर पब्लिक सेक्टर को हैंडओवर कर दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर को इस मॉडल में फाइनेंशियल रिस्क रहता है। बात करें EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल की, तो इसमें लगभग पूरी भागीदारी सरकार की रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग नॉलेज प्राइवेट सेक्टर से ली जाती है। HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में
सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच 40-60 का फंडिंग रेशियो रहता है। सरकार पहले 5 साल में प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 40% हिस्सा बराबर किस्तों में देती है। रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी सरकार के पास ही रहती है। भारत में नेशनल हाईवेज का सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इसी मॉडल के तहत हो रहा है। कुछ और मॉडल हैं जिन्हें पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में अपनाया जाता है, जैसे बू मॉडल। BOO यानी बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल में सरकार और कंपनी के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी ही निर्माण करती है, उसे ऑपरेट करती है और कुछ समय के लिए उसका ओनरशिप भी लेती है। इसी तरह BOOT यानी बूट यानी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में प्रोजेक्ट को एक अवधि के बाद सरकार या किसी प्राइवेट ऑपरेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सरकार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले ही महीने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी थी। प्रोजेक्ट का मकसद वर्तमान सरकार की अलग योजनाओं को लोगों के सामने पेश करना है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय 3 महीनों में अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में डायलॉग्स, डॉक्यूमेंटेशंस, रिसर्च और पब्लिकेशन पर फोकस करेगा। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के तहत राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जालियांवाला बाग हत्याकांड आदि के बारे में बताया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की कोशिश है कि सरकार की अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए डेवलपमेंट, नॉलेज, रिसोर्स एंड न्यू इंडिया के लिए इंटेलेक्चुअल हेरिटेज तैयार किया जाए। वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए GST, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी थीम्स को पेश करेगा। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने इंडियाज ग्रेट कल्चरल हेरिटेज, भव्यता एंड दिव्यता थीम को सामने रखने की योजना बनाई है। टेक पावर्ड इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग वर्क एम्पावरिंग पीपल के तहत IT मंत्रालय गुड गवर्नेंस के लिए IT के सही इस्तेमाल पर रिसर्च करेगा। शिक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को हाईलाइट करेगा। साथ ही निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, श्रेयास यानी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स और रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को भी शिक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत पेश करेगा। निष्ठा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की पहल है। इसका मकसद इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के जरिए एलिमेंट्री लेवल पर लर्निंग आउटकम्स में सुधार करना है। RUSA को 2013 में लॉन्च किया गया था। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका उद्देश्य राज्य के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेटेजिक फंडिंग मुहैया कराना है। हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल एक हेट स्पीच पर की गई सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था। इसी मामले में ये पिटीशन दायर की गई थी। आइए समझते हैं कोर्ट की अवमानना से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान हैं और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है। संविधान के आर्टिकल 19(2) में कोर्ट की अवमानना को लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसी तरह आर्टिकल 129 और 142 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के मामले में कार्रवाई कर सकता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में किसी व्यक्ति को सजा दे सकें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 7th शेड्यूल के तहत यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिहाजा इस पर 1971 का एक कानून भी मौजूद है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों को डिफाइन किया गया है। सिविल कंटेम्प्ट में कोर्ट का फैसला, आदेश, निर्देश या रिट न मानने जैसे पहलू शामिल हैं, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सभी तरह के पब्लिकेशंस आते हैं जिनसे कोर्ट या जज की गरिमा कम होती है। इसमें व्यक्ति के लिखित या मौखिक शब्दों, दस्तखत या उसके रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया गया है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद से संज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट के मामले में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसके लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति अगर प्रस्ताव लाता है तो उसे अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अनुमति लेनी होती है। अटॉर्नी जनरल शिकायत का महत्व और जरूरत को समझते हुए उसे मंजूर या खारिज कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की भूमिका इस कानून में इसलिए है ताकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया ना हो। आपको बता दें कि न केवल किसी आम व्यक्ति के खिलाफ बल्कि वर्तमान जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कोर्ट्स एक्शन ले सकते हैं।
चलिए आज के बुलेटिन से जुड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में न्यायालय की अवमानना को भली भांति परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है, कुछ मामलों में न्यायालय की अवमानना की याचिका को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहमति मिलना जरूरी है। तीसरा कथन है, न्यायालय की अवमानना के प्रावधान स्वतंत्र न्यायपालिका का लक्षण है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी या फिर केवल 2 और 3। अगला सवाल है, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर मंत्रालयी पहल से, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण देने के लिए, भारत की ऐतिहासिक घटनाओं को एक जगह संकलित करने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई? आइए अब अंग्रेजी में प्रश्नों को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट इज, in certain cases the contempt of court petition must get the consent of the Comptroller and Auditor General of India. Third statement is, provisions for contempt of court are a characteristics of independent judiciary. Which of the above statements is or are correct? 1 and 2 only, 3 only, all of the above, or 2 and 3 only? दूसरा सवाल, intellectual heritage project is related to Option A, interministerial initiative to promote innovation in the country. Second option, to protect monuments of national importance. Third option, to compile the historical events of India in one place. Or चौथा option, none of the above. तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपके साथ मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Hello everyone, this is Prem Mishra and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself. And then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।